नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमारे वर्तमान के एयरफोर्स के चीफ वी.आर. चौधरी अभी एचएएल की फैसिलिटी की विजिट पर गए हुए थे और उनकी इस विजिट के दौरान उनको एचएएल की तरफ से तेजस MK-1A, STD-40 और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे प्रोग्राम का डेमो दिखाया गया था। और इसके बाद उनको तेजस MK-2 की जो प्रोटोटाइप को अभी बनाया जा रहा है उसका भी डेमो दिखाया गया था। इस दौरान हमारे एयरफोर्स के चीफ को तेजस MK-2 की असेंबली लाइन में लिया गया था, जहां पर अभी तेजस MK-2 की पहली प्रोटोटाइप को असेंबल किया जा रहा है। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि अभी हमारे एयरफोर्स के चीफ को जितने भी चीजों को वहां पे दिखाया गया था, सभी के सभी चीजों को अभी आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाने वाला है। और कुछ ऐसे सिस्टम है जिनको इनिशियली इंडक्ट किया जा रहा है और सिर्फ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को छोड़ के तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और यहाँ तक कि STD-40 को भी इंडियन एयरफोर्स में आगे चल के शामिल किया जाने वाला है। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से भी बात बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स अभी तेजस MK-2 की कम से कम 6 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने वाला है। और पहले जो क्लेम किया जा रहा था कि कुल मिलाकर 200 तेजस MK-2 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, तो वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पे सच होने वाली है, क्योंकि अभी एडीए की तरफ से तेजस MK-2 को फ्यूचर में ब्लॉक मेथड में अपग्रेड करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो इनिशियली 6 स्क्वाड्रन के बाद एडिशनल तेजस MK-2 के लिए भी यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, जो कि इसकी ब्लॉक 2 वर्जन हो सकते हैं। अभी एचएएल को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन सभी प्रोग्राम को लेके फुल सपोर्ट करने का वादा किया गया है और तेजस MK-2 को लेके फास्ट ट्रैक मोड में डेवलपमेंट को जारी रखने के लिए कहा गया है। एचएएल का कहना है कि वो इसी महीने के अंदर ही तेजस MK-2 की पहली प्रोटोटाइप को तैयार करने वाले थे, जिसकी रोल आउट होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये भी कुछ हफ्ते तक डिले हो सकता है। लेकिन फिर भी दिसंबर से पहले ही रोल आउट करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि इसी साल के दिसंबर से पहले ही तेजस MK-2 की पहली प्रोटोटाइप को एचएएल की तरफ से तैयार किया जाने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अभी आप सबको पता होगा कि जब से चाइना के साथ हमारा लद्दाख में फेस ऑफ हुआ था, तब से भारत की तरफ से अपनी डिफेंस को काफी मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें हमारे तीनों सर्विस को बेहतर किया जा रहा है। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कई मॉडर्न इक्विपमेंट को एक्वायर किया जा चुका है और साथ ही आगे चल के एक्वायर भी किया जा रहा है और अपनी एयरवेज को भी बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी दौरान मॉडर्न डे वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी 22 मेजर एयरवेज में इंटीग्रेटेड पेरिमीटर सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया था और इसको स्पेशली पठानकोट हमले के बाद हमारी एयरवेज की सुरक्षा को और भी बेहतर करने के लिए किया गया था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स की बस 4 ही ऐसे एयरवेज में इंटीग्रेटेड पेरिमीटर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया। इसके एक मेजर कारण चाइनीज रायते की फैलने को बताया जा रहा है कि इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन जो था वो लगभग टूट गया था और अभी इसी वजह से जिन हाई एंड सिक्योरिटी सिस्टम को एयरवेज में इंस्टॉल करने की बात की गई थी, वो सिस्टम हमारे पास पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी इसे दोबारा तेजी के साथ इंस्टॉल करने की कोशिश किया जा रहा है और इनको भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जाने वाला है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की बचे हुए 18 एयरवेज में जल्दी से जल्दी इनको इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इंडियन आर्मी की तरफ से एक लार्ज स्केल की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा चुका है। इस एक्सरसाइज को स्पेशली फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखकर किया जा रहा था, जिसका नाम स्काईलाइट रखा गया था। इसको मेनली हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा था। आप सब जानते होंगे कि वर्तमान की लड़ाई में सैटेलाइट कितने मायने रखते हैं और किसी भी देश की आर्मी के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस को बनाए रखने के लिए और किसी भी मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कितना जरूरी होता है, जिनके बिना कोई भी देश की मिलिट्री टेक्निकली अंधा हो सकता है। तो अभी आर्मी की तरफ से अपनी सभी सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को चेक करने के लिए पैन इंडिया बेसिस पर 26 से लेकर 29 जुलाई तक अपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसे अंडमान से लेकर लद्दाख तक कंडक्ट किया गया था। अभी आर्मी की तरफ से जो मेन कंसर्न था वो नॉर्दर्न बॉर्डर को बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी चाइना के साथ पिछले 2 सालों से फेसअप चल रहा है और ऐसे में अगर हमको कभी भी चाइना के साथ कोई लड़ाई लड़नी पड़ती है तो हमारे लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम काफी हद तक मायने रखने वाला है।
तो इसी वजह से अभी इसे वैलिडेट करने की कोशिश किया जा रहा था। अब हो सकता है आगे चल के चाइना की तरफ से भारत की इस एक्सरसाइज को स्पेस वॉर के साथ जोड़ने की कोशिश किया जा सकता है, लेकिन आर्मी की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया था कि ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन बेस्ड एक्सरसाइज था, जिसमें हम हमारे ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क सिस्टम को हमारे सैटेलाइट सिस्टम के बीच जरूरत के वक्त सीमलेस कनेक्टिविटी और डाटा ट्रांसफर जैसे सिस्टम को वैलिडेट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। फिलहाल आर्मी के पास अभी कोई भी डेडिकेटेड मिलिट्री ग्रेड की सैटेलाइट मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसरो की कुछ सैटेलाइट है जिनको आर्मी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अभी नेवी की तरफ से भी इसरो के साथ एक एमओयू को साइन किया जा चुका है, जिसमें नेवी को इसरो की तरफ से जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम या सैटेलाइट कवरेज को प्रोवाइड किया जाएगा और हमारी जो नेवल एप्लीकेशन होने वाले उनको इस्तेमाल करने के लिए इसरो की तरफ से हमारे साथ डाटा को भी शेयर किया जाएगा। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75i को लेके। आप सब जानते हैं कि अभी प्रोजेक्ट 75i के अंदर सिर्फ 2 ही कंटेंडर बचे हुए थे, जिसमें से एक साउथ कोरिया और दूसरा स्पेन है। इन दोनों के पास अभी एक्टिव एआईपी सिस्टम वाले सबमरीन भी मौजूद है, जिनको वो अभी इंडियन नेवी को ऑफर कर रहे हैं। बाकी अभी तक इस टेंडर से फ्रांस, रशिया, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश बाहर जा चुके हैं और इन्होंने भारत की तरफ से इशू किए गए प्रोजेक्ट 75i के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि इनमें से जर्मनी को छोड़ के किसी के पास भी एक्टिव एआईपी सिस्टम मौजूद नहीं है, जो कि नेवी की बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक है। और इसके अलावा फाइनेंशियल क्लॉज को लेके और टेक्निकल क्लॉज को लेके भी जर्मनी और स्वीडन जैसे देश की जो कंपनी है उनको भारत के साथ नेगोशिएट करने में परेशानी हो रही थी, जिस वजह से जब वो इस टेंडर से पहले ही बाहर चले गए थे। तो इसी बीच जब लगभग इस टेंडर में सिंगल वेंडर सिचुएशन होने वाला था, तो नेवी की तरफ से कुछ हद तक इस टेंडर की रूल्स और रेगुलेशन को थोड़ा बहुत लाइट करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एक रिक्वेस्ट को भेजा गया था। और अच्छी बात यह कि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नेवी की तरफ से दिए गए इस प्रपोजल को अप्रूव करने का फैसला किया गया, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम भी नहीं बचा है कि हम दोबारा इस टेंडर को फ्लोट करें। तो इसको फिर से शुरू करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लग सकता है और उसको फाइनल होने के लिए एडिशनल 5 साल लग सकता है। लेकिन फिर भी अभी इस टेंडर में किए जाने वाले अमेंडमेंट में नेवी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट रखे गए थे उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा और पहले भी हमारी जो बेसिक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को रखा गया था वो सभी सेम के सेम ही रहने वाले, लेकिन जो फाइनेंशियल और टेक्निकल पैरामीटर वहां पे रखा गया था उनको थोड़ा इजी बनाया जा रहा है, जिसमें पहले टेंडर के रूल के मुताबिक आगे चल के इन सबमरीन्स में होने वाले टेक्निकल इशू और इसकी बेसिक मेंटेनेंस और यहाँ तक इसकी रिपेयर के लिए बोथ फॉरेन और इंडियन पार्टनर जिम्मेदार रहने वाले थे। लेकिन अभी इंडियन पार्टनर को ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर का नाम दिया जा रहा है, जो कि सभी काम के लिए जिम्मेदार होने वाला है। और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होने वाला है वो सिर्फ फॉरेन पार्टनर होने वाला है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए वो सिर्फ एक सपोर्टिव रोल को प्ले करने वाला है और उनका शेयर जो होने वाला है वो उतना ही करने वाला है, लेकिन जो मेजर वर्कलोड होने वाला है उन सभी को इंडियन पार्टनर के द्वारा ही वहां पे किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।